अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगिर पाकर। आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है हालात गाज़ा से यमन तक और आलमी मंजर। आज हम बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल की और साथ ही साथ सीरिया और यमन के हालात की, और इसके साथ साथ जो गाज़ा में जो कुछ चल रहा है इससे जो मुताल्लिक़ा ममालिक हैं या फ़रीक़ैन हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अब वैसे अगर गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लें तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन इजरायली बर्बरियत में मासूम फ़लस्तीनियों की शहादतें ना हुई हों। पिछले 5 दिनों में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए हैं और इसके साथ साथ मुसलसल इजरायली हमले बदस्तूर जारी हैं, कत्लेआम नस्लकुशी जारी है। दुनिया ने गाज़ा को गोया अमलन फरामोश करके रख दिया है। दूसरी जानिब इसी के साथ अगर बात करें सीरिया की, क्या कुछ हालात हैं बशर अल असद के बाद, लिबनान में सीज फायर होने के बाद क्या हालात हैं, और यमन की जानिब से किस तरह की मज़ाहमत की जा रही है और यमन पर किस तरह के हमले हो रहे हैं और किस तरह के खदशात हैं, ख़तरात हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे लॉस एंजलिस में जो आतिशज़दगी का मामला जो यानी जंगल से शुरू हुआ और शहरों तक पहुंच गया, और इसमें जिस तरह की तबाही हम देख रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ 20 जनवरी सभी को याद है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल 20 जनवरी का जिक्र करते रहे हैं, और वो भी गाज़ा के यानी पस मंजर में, और उन्होंने वार्निंग्स जारी किए थे कि कैप्टिव्स को अगर 20 जनवरी मेरे ओहदा संभालने से पहले अगर इनको नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर जहन्नम बना दिया जाएगा, जहन्नम जैसी सूरत हाल हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो बहरहाल हम डोनाल्ड ट्रंप के यानी चार्ज संभालने के बाद क्या सूरत हाल है और अभी किस तरह के चैलेंजेस का उनको भी सामना है, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह के खदशात हैं, उस पर भी हमारी नजर होगी, हम उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कनाडा के हवाले से जो बात कही और ग्रीनलैंड के हवाले से जो बात कही और पनामा कनाल के हवाले से जो कुछ मामला है उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, यानी आलमी मंजर पर भी सरसरी नजर डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिफाई तज्जियाकार। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आगाज करें हम जो सूरत हाल इस वक्त गाजा की और वेस्ट बैंक की बनी हुई है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने अमरन फरामोश कर दिया है। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब देखिए, गाजा में तो मुसलसल बॉम्बिंग वहां पे हो रही है, बल्कि बॉम्बिंग में जो एयरक्राफ्ट जो इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत ही एडवांस वर्जन के, जैसे F-16 में भी कई वर्जन है, F-15 में भी कई वर्जन है, जो वर्जन बहुत सारे नेटो जो फोर्सेस है उनके पास भी नहीं है। जैसे टर्की भी जो है वो भी नेटो कंट्री है जी, वो भी F-16 का बहुत सारा पार्ट्स वो बनाता भी है खुद, लेकिन उसके पास भी वो वर्जन नहीं है जो इजराइल के पास है जी। तो ये सारी चीजों को वो इस्तेमाल इजराइल कर रहा है उन इलाकों में जहाँ पे ज्यादातर नॉन कॉम्बैटेंट है, मतलब ज्यादातर सिविलियन लोग हैं जो इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। वहां पे जो रेजिस्टेंस के लोग हैं, हमास के लोग हैं, तो या उनके जो हिमायती हैं वहां पे, तो उनके पास जो औजार है वो ना, उनके पास टैंक है, उनके पास हथगोले हैं, छोटे छोटे औजार हैं उनके पास जी, जिससे वो अपने दुश्मनों का मुकाबला वहां पे कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि काफी डिस्प्रोपोर्शनेट जो है यूज ऑफ फायर है, और डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे की लड़ाई किसी बच्चे से हो तो वो समझ में आए, और किसी 5 साल बच्चे की लड़ाई एक पहलवान से हो जी, और पहलवान एक तरफ हो और 5 साल या 10 साल का बच्चा दूसरी तरफ हो, तो उसमें मतलब बिल्कुल उसी सेम सिचुएशन जो है गाजा में। एक तरफ आप देखें कि गाजा में ना कोई आर्मी है ना वो स्टेट है, जी हाँ, वो पहले से ही 17-18 साल से जो है वो आपके वो जो इक्तिसादी पाबंदी उससे घिरा हुआ है। वो ना अपने एयरपोर्ट को वो ना चला सकते थे, ना वो अपने से वीजा ले सकते, उनके पास अपना कोई वीजा भी नहीं है, अपना पासपोर्ट भी नहीं है जी। और इसके बाद आप देखें कि जब से मुर्सी गवर्नमेंट 2011 में 12 में खत्म हुई, उसके बाद वहां जब सीसी की गवर्नमेंट आई तो वो बहुत ज्यादा हिमायती रही इजराइल के, और जो भी वहां से राफा क्रॉसिंग से
जो सामान आता था, खास करके खाने पीने की चीजें, जी। सिगरेट और तेल, ये सब चीजें, वो भी, उस पर भी पाबंदी लगी, तो लोगों की मईशत जो है काफी खराब थी। जी जी। और 70 से 80% जो लोग थे गरीबी थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, बहुत ही खराब सिचुएशन थी। लोग अपना मकान भी नहीं बना सकते थे, कंक्रीट जैसे छड़, सीमेंट, बालू ये भी नहीं खरीद सकते थे जी। लेकिन वो सिक्योरिटी एलिमेंट माना जाता था। तो इस सिचुएशन में जो ऑलरेडी लोग पिसे हुए थे, बर्बाद थे, हालत खराब थी, लेकिन किसी तरह से वहां पे यूनाइटेड नेशन की फंडिंग थी और इसके वजह से वहां पे रिलीफ जो है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क, वो जो काम कर रहा था, लोगों की जो है जिंदगी चल रही थी मामूल पे। जी। तो जिस तरह से हमला हुआ है, आप देखें कि 646 डेज हो गया है, मतलब नहीं 464 डेज, जी। मतलब 446 दिन, 64 464 जी। 464। अब इतने में आप देखेंगे कम से कम 1 लाख टन तो उनके ऊपर एक्सप्लोसिव गिरा दिया गया। कोई जांच नहीं हुई है उसकी जी। भाई, थोड़ा सा केमिकल वेपन शायद इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, चाहे वो सीरिया का केस हो या इराक का केस हो जी। पूरी दुनिया में हंगामा मचा। उस पे जो है अदालत बैठ गई, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बैठ गया, फिर उनको फांसी दे दिया गया। जी हाँ, आपने देखा होगा। उसके बाद आप देखें कि जो है केमिकल वेपन था गद्दाफी के पास, गद्दाफी ने उसको खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे दुनिया के सामने, फिर भी उसको मार दिया गया जी। तो आप देखेंगे बिल्कुल दो तरफा चल रहा है। मतलब आप देखें इस तरह से कि जैसे मतलब इजराइल और इसके जो हिमायती हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज जी। और जो गल्फ कंट्रीज भी इनके हिमायती हैं। तो आप देखेंगे कि यमन में भी आप देखेंगे कि मतलब कल भी और आज भी और इसके पहले भी वहां पे कौन अटैक कर रहा है? वहां पे इजरायली फोर्सेस। मतलब एक दिन पहले तो इजराइल के कम से कम 22 से ज्यादा लड़ाकू जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने हमला किया जी। 22 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा मतलब ब्रिटिश एयरक्राफ्ट के अलावा और अमेरिकन एयरक्राफ्ट के अलावा जी। और पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो बगल में जो मुल्क है वहां से हो रहा है। और वही लोग जो है वो सीरिया के मामले में मिल रहे हैं। मतलब आप देखें कि कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं जी कि मतलब। और तो ये कहा जाए कि गाजा में जो वो लोग लड़ रहे हैं जो जिनकी जमीन छीनी हुई है, जिनके मुल्क को छीन लिया गया है, जिनके मुल्क में दूसरे लोगों ने करीब मोर देन 90 कंट्रीज, 90 से ज्यादा वर्ल्ड के कंट्रीज से जो यहूदी आए हैं वहां उन्होंने उनकी जमीन को कब्जा किया, उस पे अपने घर को बना लिया, वहां पे अपना स्टेट बना लिया और विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब शुरू से आप देखें तो वो लोग जिनके मकान छिन गए, जिनकी जमीन छिन गई, जो हजारों साल से थे वहां पे, तो और जिनके पास ना सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, ना इकोनॉमिक राइट है, ना रिलीजियस राइट है, तो वो लोग मुकाबला कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने कब्जा किया है जी। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी इनके हिमायत में है, फलस्तीनियों के हिमायत में है। लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेस एजेंसीज हैं जो ज्यादातर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, वो इजरायली वर्जन को ये दे रहे हैं कि गाजा में जो है जंग नहीं चल रही है, गाजा में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब 7 अक्टूबर को ही शाम में भाई 8 अक्टूबर को इन्होंने अटैक शुरू कर दिया इजराइल ने जी। और इजराइल में उसी दिन एक दिन के बाद ही कहा गया कि सारे लोग जो है वहां टेररिस्ट हैं, सारे लोग जो है वो सब ह्यूमन हैं जी। तो वो तो पहले तो कभी कहते हैं कि हमास जो है वो टेररिस्ट है, भाई हमास वहां की पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो कमजोर लोग मुकाबला कर रहे हैं और अभी सिचुएशन ये है कि इधर आप देखेंगे कि ग्राउंड फोर्सेस वहां उतरी हुई है जी हाँ। जो पूरे बीच का पोर्शन है गाजा का, नेजारी कॉरिडोर उन्होंने कब्जा कर लिया है। वहां पे उनके फोर्सेस हैं, उनके बेसेस हैं इजराइल के जी। वहां पे भी हमले हो रहे हैं। नॉर्थ को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद किया है। नॉर्थ में बहुत घनी आबादी थी, 1 मिलियन से ज्यादा की आबादी थी, वहां पे कुछ ही लाख लोग रह गए जी। साउथ में जो है वहां पे भी इनके फोर्सेस हैं। साउथ में जो आपके फिलाडेल्फी कोर है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, उस पर भी इनका कब्जा है इजरायलियों का जी, ज़ायनिस्टों का। तो नॉर्थ में आप देखेंगे जहां बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो नॉर्थ में भी इनके लोग जो रेजिस्टेंस लड़ रहे हैं अपने हुकूक के लिए जी,
और जो दहशतगर्दी वहां पे कर रहे हैं फलस्तीनियों पे, तो उनके लोग मारे गए, वहां पे बड़े बड़े कमांडर मारे गए। तो अब ये देखेंगे कि जब ये मारे जाते हैं, जब इनके ऊपर दबिश बनती है, हाँ हाँ, तो ये तैयार हो जाते हैं, अपने डेलीगेशन को ही भेजते हैं कि भाई सीज फायर की बात करो। हाँ, अभी आपने देखा कि कल जो है टीम रवाना हुई है कतर के लिए लिए। जी हाँ हाँ, कतर। इसके पहले था कि नहीं, तो ये एक तो सीज फायर ये करना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी तरह से वहां के लोगों को तबाह तो कर दिया है। हाँ हाँ, कर दिया एक, लेकिन एक चीज तबाह नहीं हुई जी, इसको बोलते हैं विल पावर। विल पावर, देखिए मेन चीज है विल, यकीनन। और अल्लाह ने इंसान को, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, जो भी परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, जी, मालिक तो सबका एक ही है, नाम तो अलग अलग है। उसने इंसान को जो बनाया, तो इंसान के पास विल दिया है। यकीनन। और विल के साथ इंसान के पास ऐसी क्वालिटी दी है कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर पाए। यकीनन। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में ज्यादातर जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। जी हाँ, मतलब वो गवर्नमेंटल एजेंसी जो वेस्ट में है, जो आपके इनके पड़ोस में है जी, और वो भी लोग जो इनके पुराने समर्थक थे एक तरह से जी। लेकिन आप देखें कि जो अवाम है पूरी दुनिया में, हाँ, हालांकि अवाम, अमेरिका में भी जो अवाम है या उनके यूनिवर्सिटीज में जो अवाम, जो स्टूडेंट्स है, अवाम जो है वो जान रही है हकीकत क्या है। जी हाँ, और वो इसको अपोज कर रही है, वो फलस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो गाजा में हुआ, वो अभी तक इतनी जंगें हुई, देखिए 2 जंग हुई, जंगें हुई। जी हाँ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने जर्नलिस्ट नहीं मारे गए। आपके सिर्फ गाजा में 203 या 204 जर्नलिस्ट को मार दिया। जी हाँ, और कई दर्जन वहां पे डिटेन्ड है, मतलब अरेस्ट कर लिया उसको। जी, 8 से 12 या 15 लोग जो है मिसिंग हैं। एक डेटा और मैं आपको देता हूँ, खासकर आपके सामने के लिए जी, कि अभी डेटा आ रहा है कि भाई 46,000 लोग मारे गए। जी हाँ, लेकिन गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट ये आया है कि 30 जून 2024, जी, मतलब 7 महीना पहले, जी जी, जो एक्चुअल डेथ थी वो थी 64,260 उस वक्त। और उस वक्त शो ये किया गया था कि 37,877 मारे गए गाजा में। जी जी जी। लेकिन एक्चुअल वहां पे 64, तो उन्होंने ये कहा है कि 41% का जो आंकड़ा वो कम गया है। जी, तो वहां पे किलिंग काफी हुई, इसलिए कि जो लोग मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में तो अफरा तफरी खुद मचा, हॉस्पिटल की बॉम्बिंग हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो आपको इंफॉर्मेशन एक्चुअल तो मिलेगी नहीं, फॉरेन के कितने लोग मारे गए। जी हाँ, वही हो रहा है। अच्छा, कनेक्टिविटी जो है, इन्होंने, आपने देखा कई जगह आप मोबाइल से बात नहीं कर सकते, इंटरनेट पे पूरा कंट्रोल है इनका सारा कुछ। जी हाँ, तो इस अफरा तफरी में हो सकता है कि आगे जाकर के और पता चले कि काफी ज्यादा लोग मारे गए, काफी लोग जो है गायब हो गए। जी। उसी तरह से आप देखें कि वेस्ट बैंक में अब एक नई चीज ये हुई कि जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है, जो मतलब वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी हुकूमत है, जी, गाजा में तो हमास की हुकूमत थी। जी हाँ, और वो इलेक्शन लड़के आई थी 2006 में, 7 में। जी, और उसी जमाने में इन्होंने जो है पाबंदी लगा दी इजराइल ने। जी हाँ, और आप देखें कि इन पे पाबंदी नहीं है पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी पे। जी हाँ, लेकिन पूरे गाजा को इन्होंने 3 हिस्सों में बांट रखा है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। तो जो सी एरिया वो 60% है, वो पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में। जी, लेकिन बहुत सारे उसमें फलस्तीनी बसे हुए हैं। उस एरिया में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे हैं इजरायली वहां पे। तो सिर्फ 20% जो गाजा का है, जी, उसी में पूरा कंट्रोल है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का। और जो अलग से जो 20% है, उसमें दोनों का कंट्रोल है। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में पूरी तरह से इजराइल काबिज है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी पे। जी, इसलिए आपने देखा होगा कि हाल में खुद फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के जरिए जी, कम से कम 18 या 19 लोग मार दिए गए, जी, जो रेजिस्टेंस फोर्स के लोग थे। जी, हालांकि वहां पे गाजा में खुद इजराइल ने मोर देन 700 लोगों को मार दिया है। जी,
या 800 लोगों को, कई हजार तो वहां पे इन्होंने जो है डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन रखा है। जी तो गाजा में दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो वहां पे सेटलर्स थे, इलीगल सेटलर्स, जी। इसलिए कि 1967 का जो जैसे आप वेस्ट बैंक में बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ कि 1967 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया था जी, और 1973 में भी पास किया था। उस पे इंडिया ने भी सपोर्ट किया उसको जी। मतलब इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को माना है, अपने फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट माना है इसको। जी। तो उसमें यह तय किया गया था कि जो वेस्ट बैंक है, जिसको 1967 में कब्जा किया था इजरायलियों ने और आपके ईस्ट जेरूसलम को कब्जा किया था जी, तो ये जो है पूरी तरह से इलीगल कब्जा है। और इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जी। लेकिन आप ये देखेंगे कि पूरे वेस्ट बैंक में कम से कम 7 से 8 लाख यहूदियों को वहां पे बसा दिया है। तो अगर आप फलस्तीनी स्टेट बनाना भी चाहेंगे तो कहां बनाएंगे, कौन सा बॉर्डर होगा? बिल्कुल सवाल है। तो इसी तरह से ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट जेरूसलम उनके पहले कब्जे में था। तो ईस्ट जेरूसलम माना जा रहा था कि फलस्तीन स्टेट बनेगा तो ईस्ट जेरूसलम इनका कैपिटल होगा फलस्तीनियों का। जी। वहां पे भी करीब 3.5-4 लाख जो है यहूदियों को बता दिया, बाहर के लोगों को। जी। तो उसके साथ आप देखेंगे कि ये पिछले साल से वहां पे जो सेटलर वहां पे जो आके बस रहे हैं बाहर से आकर के, जी, उनके पास बहुत ऐसे सारे, मेरे पास तो रिकॉर्ड है कि कम से कम 2 लाख सेटलर है जिनके पास M16 राइफल उनको दिया गया है, ऑफिशियली उनको दिया है। मतलब कि उनके मिनिस्टर्स ने उसको किया, उसको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो वो आर्म्ड है, मतलब पूरी तरह से आर्म्ड सेटलर्स हैं। जी जी। हाँ, और वो तबाही मचाते हैं। मतलब वो आप मतलब दिन दहाड़े जो है उनके खेतों पे कब्जा करना, फलस्तीनियों के, उनके जानवरों पे कब्जा करना, उनकी खेती को जला देना, उनके घर को जला देना। तो इनके हमले बढ़ गए काफी ज्यादा। जी, वेस्ट बैंक में हौसले बढ़ गए। जी, वेस्ट बैंक में। और वेस्ट बैंक में हुआ ये है कि इस तरफ ये गाजा को ये तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वेस्ट बैंक में जो सेटलर हैं वो ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को वहां से भगा रहे हैं जो रिमोट एरिया में है। हाँ जी। और वहां पे अपने कॉलोनी को बता रहे हैं। वहां पे कैंप लगा दिया, खेमा लगा दिया कि भाई मेरा है। वहां पे ये पहले आउटपोस्ट बनाते हैं, आउटपोस्ट के बाद फिर वहां पे सेटलमेंट बनाते हैं सारा कुछ। तो काफी इनका जो है हमला बढ़ गया। उसके साथ आप देखेंगे कि मस्जिद अल अक्सा में काफी ज्यादा हमला इन्होंने शुरू कर दिया, घुस जाना, वहां बदमाशी करना और जो है वहां का जो स्टेटस को है उसको तबाह करना। जी। तो ये चीजें काफी हुई हैं और इससे ये पता चल रहा है पूरी दुनिया इस पे खामोश है। जो आपके गल्फ कंट्रीज हैं इनसे जबान बंद है। तो आप ये देखेंगे कि वो लोग जो आजाद मुल्क हैं या वो ग्रुप जो आजाद है, आजाद का मतलब वेस्टर्न कॉलोनियल डोमिनेशन से साइकोलॉजिकली जो आजाद है जी, वही लोग फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो आपके हमास के लोग हों, गाजा के लोग हों, आपके साउथ लेबनान के मुसलमान हों, या जो हूथी है वो हों, या इराक के कुछ लोग हों, या ईरान है। ईरान आप जानते हैं कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी ना ब्रिटिश कंट्रोल है ना अमेरिकन कंट्रोल है जी, ना आप चाइनीज कंट्रोल करता है इसको। जी जी। तो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वही फलस्तीन के लिए बोल रहे हैं। इसलिए क्या फलस्तीन के बोलने के लिए जो आपके जो यूनाइटेड नेशन है वो भी खामोश है, वो भी बोल रहा है। तो खुद उसके सेक्रेटरी जनरल को ही जो है उसने बेइज्जत किया, आपके जो वहां पे एम्बेसडर था इसका। बिल्कुल। लोग हमला कर रहे हैं। जी हाँ। तो बचा क्या? यही लोग हैं। तो इन लोगों में लड़ाई चल रही है। जी हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरह से आपने अरब ममालिक की बात की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले जो है अपना रद्देमल दिया और तशवीश का इजहार किया और कुछ कहा, यानी जैसे ही ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा यानी सरकारी सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर इसराइल का जारी हुआ, तो उस पर थोड़ा सा इन्होंने रिएक्शन दिया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तो रिएक्शन खड़ियाली आंसू होता है, जो क्रोकोडाइल टीयर्स। इंसान तो आप जानते हैं कि तो मैकियावेली ने इंसान के बारे में जो नेगेटिव पिक्चर दिया है जी जी, कि इंसान जो है वो हर मिनट जो है चेंज होता है और वही चीज को करता है जिसमें उसका फायदा है जी, और हर वक्त अपने कंडीशन को भी चेंज करता है। सेल्फिश है, बहुत सारी चीजें। तो गल्फ के अगर शुरू से गल्फ ने कभी भी पैलेस्टाइन का सपोर्ट नहीं किया जी,
गल्फ ने इस पे तो कई रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ जी। गल्फ चाहे कतर क्यों ना हो, हम्म। हाँ इन्होंने सिर्फ मदद ये किया कि भाई पैसा दो दिया, मकान बना लो, दुकान खोल लो, पैसा दिया, कभी पॉलिटिकली कभी कुछ आगे नहीं आया। इसलिए कि इनके पास तो हिम्मत है, इसलिए पूरे गल्फ में तो आपके 21 तो सिर्फ बेसेस हैं अमेरिका के। जी जी। भाई 4-5 बेस तो कुवैत में ही है जी। पूरा सेंट्रल कमांड जो है आपके कतर में है। कहाँ नहीं बेसे, ग्रीनलैंड मतलब हर भाई जर्मनी में भी अमेरिकन फोर्स है जी, साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी है। तब ये लोग कहाँ से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? बिल्कुल। कैसी बात कर लेंगे भाई? पूरे येमेन को जो तबाह किया गया 2015 में, तो बाहर के लोग थोड़ी थे। यकीन। और आज भी जो बॉम्बिंग हो रही है वहां पे, तो उसका कोऑर्डिनेशन तो बगल में ही हो रहा है ना। बिल्कुल, जी हाँ। उसी तरह से हमास की जो तबाही हुई और गाजा की तबाही हुई और जो सीरिया में तबाही हुई, उसका भी कोऑर्डिनेशन सेंटर आपके जॉर्डन में है। जी हाँ, बिल्कुल। तो शुरू से समर्थक रहा है आपके इजरायलियों का। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने गाजा की जो सूरत हाल है, वेस्ट बैंक की जो सूरत हाल है, वो आपने इस पर रोशनी डाली। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी तय हुई, और फिर इसके साथ साथ अभी यमन में जो कुछ चल रहा, और फिर यानी कि फिलिस्तीन से लगा हुआ मुल्क जो शाम है, जहां पर बशर अल असद के यानी हटने के बाद, बशर अल असद के यहां से निकल जाने के बाद जो सूरत हाल बनी हुई है, इसको किस तरह से आप डॉक्टर साहब देख रहे हैं? देखिए, शाम में जो है, सॉरी, लेबनान की बात पहले करें। जी प्लीज। जी हाँ। लेबनान में आपको पता है कि अभी प्रेसिडेंट वहां पे करीब 78 गांव, जो लेबनीज गांव है, उस पे कब्जा इजराइल ने जमा लिया है। जी। भाई पहले भी जो बॉर्डर था आपके इजराइल और लेबनान के बीच में, तो वो बॉर्डर आगे बढ़ के इसने कब्जा किया था। 1975 के बाद वहां जो वायलेंस आया लेबनान में, सिविल वॉर शुरू हुआ, फिर 78 में फौज गई यहाँ से, फिर 82 में ये गया इजरायली, वहां काफी तबाही मचाया। तो वहां से जो ये लौटे हैं 2000 में, तो फिर इन्होंने अपना बफर जोन क्रिएट किया। जी। तो वो जो इसलिए जो वहां पे गाजा, ये साउथ लेबनान में जो आपके हिजबुल्लाह के लोग हैं, वो उसकी वजह ये कि उनके जमीन पे कब्जा किया हुआ है। जी भाई, शिबा फार्म है, उस पे कब्जा है इसका। अभी जो है 78 विलेज को इन्होंने जो है ले लिया है। 122 फार्म और है जिसको इसने ले लिया है। जी। 8 लाख लोग अभी तक जो है वहां पे डिस्प्लेस्ड है इजराइल की वजह से, सिर्फ लेबनान में। जी। लेकिन ये अभी कहा जा रहा है कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, वो आर्मी के ही चीफ थे, वो वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। जी। और इजराइल ने भी बड़ा मुबारकबाद दिया, इसलिए कि वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है। जी जी। है ना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सुन्नी से होता है, और जो स्पीकर होता है वो शिया से होता है। जी। और दुरूज हैं, उनके भी कुछ पोजीशन है, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि जो शिया, जो वहां पे मैरोनाइट क्रिश्चियंस है लेबनान में, हाँ हाँ, वो हिस्टोरिकली कनेक्टेड रहे इजराइल से, और खास करके फ्रांस से। मतलब इसकी एक लंबी कहानी है, मिलिट्री सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट, ताकि वो जो है आपके हिजबुल्लाह के लोगों से या शियाओं से लड़े वगैरह, इस तरह की बात। जी। तो अभी ये मालूम हो रहा है कि वहां पे जो लेबनीज फोर्स है, जो गवर्नमेंट की फोर्स है, वो साउथ में आके पोजीशन को ले रही है, और वहां से इजरायली जो है वो अपने कब्जे को हटा रहे हैं। जी। लेकिन 60 दिन खत्म होने के पहले, सीज फायर के बाद 850 टाइम से ज्यादा इन्होंने वायलेशन किया सीज फायर का। जी जी। जबकि वहां कमेटी भी बनी हुई है रिपोर्ट करने के लिए, इसमें यूएस है, फ्रांस है, लेबनान की गवर्नमेंट भी है, लेकिन कोई किसी पे कहीं कोई डिस्कशन नहीं, कोई इस पे आपके कंडेमनेशन नहीं, कुछ नहीं। अगर 1 या 2 वायलेशन हो जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से, तो पूरी आफत मचा दी जाती। जी हाँ। और आप जानते हैं कि जो लेबनान की गवर्नमेंट है, वो भी पूरी तरह से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वेस्ट पे, खास करके अमेरिका पे। उसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा जो है वो कंप्लीसिट है अमेरिकन से। जी। तो एक तरह से जो हिजबुल्लाह के लोग हैं,
और वो एक तरह से वो तो उनके मतलब उनको अंदर में भी लोगों को से परहेज सामना करना है है। और जो बाहर में इनका बैठा हुआ है। जी जी। तो पूरे आप देखेंगे कि पूरे खित्ते में हम्म आपके जो मिडिल ईस्ट कहिए या वेस्ट एशिया कहिए, हम्म पूरे खित्ते में आप शुरू से आप देख रहे हैं कि तरह तरह की बात की गई लोगों को, मतलब लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। जी जैसे कि हमारे यहाँ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी कभी आते हैं कि भाई मंदिर खतरे में है तो हिंदू खतरे में, इस तरह की बात को डाइवर्ट करने के लिए जो मेन इशू है उस पर बात करना चाहिए। वेस्ट एशिया में आप देखेंगे कि पांच रिक्वेस्ट सद्दाम खतरा है, तो ईरान खतरा है, तो सीरिया खतरा है, तो लीबिया खतरा है ना? जी जी हाँ। मेन प्रॉब्लम जो पूरे मिडिल ईस्ट में है वो ये कि भाई जो कब्जा है फलस्तीन की जमीन पे, जी हाँ। और इसकी वजह से वहां जंगें हुई, 1948 में हुई, 1956 में हुई, 1967 में हुई, 1973 में हुई, जी। और उसके बाद जो है लेबनान से कई मरतबे जंग हुई, आपके मतलब हिजबुल्लाह से कई मरतबे जंग हुई इजराइल की। जी हाँ। खुद गाजा में ही 2005 के बाद कम से कम 12 या 15 मरतबे इस साल के पहले अटैक किया है। जी हाँ। तो मेन तो इशू वहां पे है कि भाई एक ऐसा एरिया जिसपे बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया, उनके जमीन पर, उनके मस्जिद पर, उनके मकानों पे, और जब उन्होंने एहतजाज किया तो उनको वहां से भगा दिया। जी। अब जो भागे हुए लोग हैं, जो रिफ्यूजी कैंप, भाई गाजा है कि वो रिफ्यूजी, सारे रिफ्यूजी हैं। बिल्कुल। जी हाँ। वेस्ट बैंक में भी रिफ्यूजी हैं। अब उनको ये मार रहे हैं। जी। तो मेन इशू वहां पे है कि जो कब्जा है उसको खाली करो। मेन तो ये इशू है ना। बिल्कुल। अगर गोवा में पुर्तगालीज अपने कॉलोनियल ऑक्यूपेशन को नहीं हटाते तो गोवा के लोग उसे जंग करते या नहीं करते? बिल्कुल करते। जी हाँ। भाई बिल्कुल। उसी तरह से ब्रिटिश अगर यहाँ पे कहते कि नहीं 1858 में हमारा रूल स्टार्ट हुआ और हमें बड़ी मोहब्बत है, बड़ी जगह है, हमने ये बिल्डिंग बनाई है, पार्लियामेंट बनाया, हम यहीं रहेंगे, तो यहाँ के लोग लड़ते कि नहीं लड़ते? बिल्कुल लड़ते, और लड़कर ही हटाया भाई। ये लड़के तो ये आप देखें कि 1948 में इन्होंने जबरदस्ती जो है बना लिया अपना स्टेट। जी। वो भी यूनाइटेड नेशन के प्लान के खिलाफ। अब ये दूसरी बात है कि अमेरिका ने सिर्फ 18 मिनट में ही उसको सपोर्ट कर दिया। जी। भाई आप देखिए ना कि अभी जो है, अभी तक इजराइल को करीब 26 बिलियन डॉलर जो है एक साल में दे दिया इसने। जी हाँ। मतलब बम गिराने के लिए फलस्तीनियों पे। जी हाँ। और हुथी पे भी बम गिरा रहा है ये। जी हाँ। और इराक पे भी बम गिरा रहा है ये, अमेरिकन और इजरायली है ना। जी हाँ। लेकिन आप देखिए कि यही लॉस एंजलिस में जब आग लगी हुई है अभी भी, और वहां के फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई 70 मिलियन डॉलर इन्होंने कट कर दिया हमारे बजट में। तो हमारी जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी फायर बुझाने वाले लोगों की, जी, उसमें हम कमजोर पड़ गए, कमजोर हो गए। बहुत सारी चीज जो हमारे पास होनी चाहिए थी उसमें कमी आ गई। तो ह्यूमन फैक्टर को देखा जा रहा था। तो एक तरफ आप देखेंगे खुद अपने मुल्क में जी, जहां सिर्फ आग से जो है अभी तक कम से कम 170 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। जी हाँ। और अगर कम ले तो 135 बिलियन डॉलर है। जी हाँ। तो ये 70 मिलियन डॉलर देने में इनको जो है वहां पे परेशानी आ रही है फेडरल गवर्नमेंट को। ये फेडरल गवर्नमेंट जो है आपके बिलियन ऑफ डॉलर जो है इजराइल को दे रहे हैं। जी हाँ। और इनके फेवर में अब आप ये देखिए कि इजराइल पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगना चाहिए जैसे आपने इराक पे लगाया। जी हाँ। और ये इकोनॉमिक सैंक्शन किस पे लगा रहे हैं? तो रशिया पे लगा रहे हैं। और किस पे लगा रहे हैं? तो आपके ईरान पे लगा रहे हैं। तो लेबनान में जिस तरह से अभी जो चीजें आ रही बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जी जी। उसी तरह से आप देखिए कि सीरिया में सीरिया में ऑलरेडी सीरिया जो है वो अंदर से वहां पे मतलब कितने लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, मारे गए, भागे। गवर्नमेंट खुद कमजोर थी। मुसलसल मतलब बशर असद के भागने के पहले जी कई सालों तक इजराइल हमला करता रहा। जी हाँ। कहाँ कंडेमनेशन हुआ इसका? किसी ने बचने नहीं किया। उसके बाद जब बशर असद भागा वहां से तो कम से कम इन्होंने मोर देन 500 जो है आपके स्ट्राइक्स किए हैं। जी, मोर देन 500, 800 कहा जाए। भाई आपने किससे पूछ के किया वहां पे स्ट्राइक? तो दूसरे मुल्क में।
अच्छा, उसका कोई डेटा तो है नहीं, वहां पे कोई तो न्यूज आने हुई कि वहां पे कोई चैनल हो, कोई अखबार का कि जो बेसिकली देखिए कितने लोग मारे गए, क्या चीज तबाह हुई, क्या किया इन्होंने। जी। उसके बाद वहां भी आपने जो है जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस थी जिस बॉर्डर पे, आपने उससे आगे बढ़ के वहां भी कब्जा कर लिया, जी। है ना। और आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको हम अपने तरफ ले लें, ताकि जो वहां नई हुकूमत आई उसको और परेशानी हो। जी। जैसे आप देखें कि सब नई हुकूमत को किस तरह से आप देख रहे हैं, जो HTS जिन्होंने जो इख्तिदार संभाला है अभी अभी, मतलब जिस तरह से रिपोर्ट भी ये भी आ रही थी कि वहां पर बीबी जैनब का जो रोजा है उसको जो है धमाके से यानी उड़ा देने के लिए दाइश की जानिब से सरगर्मियां चल रही थी, तो उसको नाकाम बनाया गया। तो अब ये जो नई हुकूमत है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब एक वक्त हमने ये भी देखा कि बशर अल असद के जाने के बाद बड़ी, मतलब खुद मुस्लिम दुनिया में बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा था कि भाई सीरिया में एक बहुत बड़ी अच्छी तब्दीली हुई है। देखिए, सीरिया में कोई तब्दीली नहीं हुई है। सीरिया में जो बर्बादी हो रही थी मजीद और बर्बादी हुई। अच्छा जी। देखिए, जो वहां पे तहरीर शाम जो है, HTS जो है, हयात तहरीर शाम, जी जी, तो इनके पास जो, देखिए कंट्री को चलाना सिर्फ पार्टी से नहीं होता है। मतलब आज हमारे मुल्क में बीजेपी गवर्नमेंट को चला रही है जी, और बड़ा बड़ा दावा कर रही है, उसका बेस ये है कि नेहरू ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जी, और हेवी इंडस्ट्रीज को नेहरू ने रशिया से लिया, अमेरिका ने नहीं दिया इंडिया को। ठीक है, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को हेवी इंडस्ट्रीज नहीं दिया, टर्की को नहीं दिया, जबकि बहुत क्लोज थे ये लोग। जी जी, ससुर दामाद का रिश्ता था दोनों में। जी। लेकिन इंडिया को जो हेवी इंडस्ट्रीज दिया वो आपकी इंडिया को और चाइना को ये रशिया ने दिया। तो आज इस वजह से हमारा इकोनॉमी मजबूत है। जो बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी का वो हेवी इंडस्ट्रीज है। हेवी इंडस्ट्रीज हमारे पास है, रशिया ने दिया आपको। जी जी जी, है ना। तो वहां पे आप देखेंगे कि उसके बाद हमारे पास आर्मी भी है। बिल्कुल। तो जो आपके नेसेसरी फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी वहां पे फ्रैक्चर था असद के भागने के पहले। जी। असद ने जब मुल्क छोड़ा तो जो भी बचा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह कर दिया। जो सपोर्टिंग सिस्टम है, भाई आपके पास डिफेंस होना चाहिए, सिक्योरिटी, ठीक है, आपने सोल्जर्स आपके भाग गए, आप दोबारा सोल्जर्स को बुला सकते हैं, लेकिन आपके पास जो सिक्योरिटी पोस्ट है, जी, जो चेक पॉइंट है, जो आपके पास हथियार है, जो लेजिटिमेट हर कंट्री को रखना चाहिए, वो तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, जी हाँ। तो आप उसको तबाह करें तो ये जो पार्टी है HTS, ये तो इनको तो खुद अपने लोगों को जोड़ के रखने में इनको अभी वक्त लगेगा। हाँ। इनके पास जो इल्जामात है उसको हटाने में वक्त लगेगा। इनके जो ताल्लुकात है दूसरे धड़ों से उसको बनाने में ताल्लुकात लगेगा, टाइम लगेगा। जी। इनके ताल्लुकात जो आपके गल्फ कंट्रीज से उनको बनाने में, ये तो अभी जिसको कहा जाए कि बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा है, जी जी, है ना। तो छोटा बच्चा है तो अभी तो मतलब बहुत सारे मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं ना। इसके अलावा आप देखें कि जो वहां पे जो पूरे जो डिफेंस सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था, उसको इजराइल में तबाह किया। जी। एक बहुत बड़ा इशू है, इसको किसी ने मतलब रेज नहीं किया। भाई किस ग्राउंड पे कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट तो आपको गाजा से भी था। भाई गाजा में है क्या ना कोई आर्मी? आपको तो हर जगह सिक्योरिटी थ्रेट है। जी, जबकि आप ही थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए पूरे रीजन में। भाई इराक तबाह हुआ, इसमें आपका हाथ, इजराइल तबाह हुआ, सीरिया तबाह, इसमें आपका हाथ है, येमेन में आपका हाथ है, लीबिया में आपका, हर जगह आप इन्वॉल्व हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, यमन के हवाले से अभी क्या चल रहा है? यमन की अगर हम बात करें तो मज़ाहमत जिस तरह से की जा रही है हूसियों की जानिब से, क्या मतलब ये जो अभी बमबारी हो रही है, यानी ब्रिटिश जंगी तैयारे भी हैं, अमेरिकन भी हैं, इजराइल भी है, तो क्या आपको मंजर नजर आ रहा है यमन के हवाले से? देखिए, यमन पे बोलने के पहले मैं 1 मिनट और देना चाहता हूं। जी जरूर, जरूर। आप ये देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है सीरिया का, जिसको फर्टाइल क्रेसेंट बोलते हैं, जी जी, तो वो उसमें आफरीन है, बड़े बड़े शहर है, रक्का है, वगैरह वगैरह, है ना। और वहां पे ऑयल भी है। जी। उसमें कुर्दों का कब्जा है, कुर्द लोग हैं वहां पे अच्छे खासे। कुर्दिश ये भी मुसलमान कम्युनिटी है, सुन्नी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जो मजहबी कुर्द हैं वो अच्छे हैं। और जो वहां पे जो आपके जो मार्क्सिस्ट कुर्द हैं वो आपके प्रो अमेरिकन है, अमेरिकन, इजराइली, प्रो चाइनीज नहीं। हाँ, प्रो चाइनीज नहीं है, प्रो अमेरिकन, प्रो इजराइल।
आप ये देखिएगा कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट में जो वहां पे उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया अपनी गवर्नमेंट को, उसको रोजावा बोलते हैं, मतलब उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे एरिया में, बहुत बड़ा एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट में जी। तो वहां पे इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई आप अलग एथनिक ग्रुप है और आपकी जो लिबर्टी है, आइडेंटिटी है, कल्चर है, जो आपकी ऑटोनॉमी है, उसको आप मेंटेन रखिए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। मतलब वहां के एथनिक माइनॉरिटी को ये सपोर्ट करने को तैयार है जी। और जो खुद इनके यहाँ जो फलस्तीनी रह रहे हैं खुद इजराइल के अंदर में 20% वो सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह रहे हैं, और जो बाहर में लोग मर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके बारे में इनको फिक्र नहीं। जी हाँ। अब आइए आप येमेन के ऊपर में, येमेन में आपने देखा होगा कि कल की बात है कि वहां पे 22 से ज्यादा सिर्फ इजरायली जेट अटैक कर रहे थे जी। 50 इन्होंने एरिया पे अटैक किया या 50 स्ट्राइक्स किए, 50 जी। इसके अलावा ब्रिटिश कर रहे हैं, अमेरिकन कर रहे हैं और पहले भी कर रहे हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम तबाही के बावजूद येमेन में जी 8वें या 9वें मर्तबे जी जो वारशिप है आपके अमेरिका की, हाँ, उसको इन्होंने हिट किया है जी। और उसको भागना पड़ा। ये जो ट्रू मैन वहां पे वारशिप था वो भागा है वहां से, तो जो रेड सी में था। भाई आप 5,000 10,000 किलोमीटर से यहाँ पे कब्जा क्यों किए हुए हैं? क्या मतलब बनता है आपका पूरे मिडिल ईस्ट में जो आप अपना जगह 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 आपने जो खेमा बना रखा है मिलिट्री बेस जी, इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली। तो एक तरफ आप देखेंगे कि जो फलस्तीन के लोग हैं या जो हिजबुल्लाह के लोग हैं या जो इराक के कुछ लोग हैं और येमेन के लोग हैं और ईरान है, ये पूरे खित्ते को अमेरिकी और जायनिस्ट मोनोपोली और उसके डोमिनेशन से आजाद कराना चाहते हैं एरिया को जी। ये ऐसा नहीं कि ईरान जो अमेरिका मुखालिफ है, भाई अमेरिका अपने एरिया में रहे। भाई अगर ईरान वहां बेस बना ले जाके अमेरिका के पास, तो अमेरिका का तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ईरान का बेस अगर क्यूबा में बन जाए, वेनेजुएला में बन जाए, मेक्सिको में या कनाडा में बन जाए, जी हाँ, तो बर्दाश्त होगा उनको? क्या बर्दाश्त तो नहीं होगा, कतई नहीं करेंगे। जी हाँ। तो अच्छा बेस आप बनाएंगे तो नेचुरली जो फलस्तीन के मुखालिफिन हैं उनको और ताकत मिलेगी। जी हाँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि 1991 के बाद फलस्तीनियों की हालत बहुत ही बदतर हुई, खराब हुई जी। उसकी वजह यह रही कि 1991 के बाद जो अमेरिकन बेसेस थे उसमें काफी इजाफा हुआ, नंबर ऑफ बेसेस में इजाफा हुआ और विद इन बेसेस जो उनके एक्सपेंशन थे उनमें इजाफा हुआ। पूरे दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी कहाँ है? वो इराक में है जी। आप बताइए, भाई इराक तो एक छोटा सा मुल्क है, बहुत बड़ा तो है नहीं कि जैसे चाइना है, आपके कनाडा है जी। तो येमेन में मुसलसल एक आप देखिए कि येमेन पे इकोनॉमिक सैंक्शन भी है, मिलिट्री अटैक भी हो रहा है, और जो फलस्तीन, क्योंकि भाई वो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, अपना इजराइल पे क्या कर रहे हैं, वो अपना वो भेज रहे हैं आपके मिसाइल, जी हाँ, दाग रहे हैं। और ज्यादातर मिसाइल जो है वो इफेक्टिव भी नहीं है। लेकिन जो लोग मिसाइल और बॉम्ब मार रहे हैं आपके फलस्तीनी पे जी, उन पे आप खामोशी नहीं, उनको आप और हथियार भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब डबल स्टैंडर्ड से भी खराब चीज। एक मामूली जो चोर टाइप का भी आदमी होता है उसमें भी इतनी शर्म होगी जो इनमें नहीं है। बिल्कुल, ये सूरत हाल है। बहरहाल चाहे वो यमन की बात करें, सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, लिबनान की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, मुकम्मल तौर पर डॉक्टर साहब वाकई ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह से ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा इन्होंने जारी किया, जिस पर थोड़ा बहुत जो कुछ भी रिएक्शन आया, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये बस अपने हदफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कंट्रोल इनका मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अब जानना चाहूंगा लॉस एंजलिस के हवाले से, और फिर साथ ही साथ हम अमेरिका और कनाडा के दरमियान और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह की बयानबाजियां सामने आई हैं, लॉस एंजलिस की जो आग लगी हुई है डॉक्टर साहब, मतलब इसमें भी क्या कोई ऐसा मतलब ये साजिश या कॉन्स्पिरेसी इस चीज को तलाश किया जा रहा है, या फिर मुकम्मल तौर पर ये एक यानी खुदरती हम इसको जो है
यानी आफत कहें या फिर जिस तरह की आग लगी हुई है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढा जा रहा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब इस सूरत हाल को? जी हाँ, मैं इस पे बात बोलता हूँ, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो पूरा वेस्ट एशिया है जी, ये इकोनॉमिकली, मिलिटरली अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस में तो है। जी जी। और लेकिन उनके लोग उनके हिमायती नहीं है। सरकारें तो हैं हिमायती, जी जी, लेकिन आवाम नहीं है। बिल्कुल। और आवाम से बहुत सारी चीजों को छुपाया जा रहा है। लेकिन वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो इनको नहीं चाहते, और हमें लगता है कि वो और मजबूत होंगे जो इस तरह की जो खराब ताकतें हैं जो फलस्तीनियों को मार रहे हैं, उनको और परेशानी आज झेलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा वहां। जी जी, इंशाल्लाह। आपके लॉस एंजलिस में जो चीजें हुई हैं वो पहले भी वहां पे आग लगी रही है। लॉस एंजलिस जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है आपके कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया स्टेट है जी। और वहां पे जो आग लगी है उसमें करीब मेरे ख्याल से 19 लोग मारे गए हैं जी। और वो वहां पे जो व्हाइट लोग हैं, जिसको बोलते हैं व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट वेस्ट, मतलब व्हाइट लोग, उनका पॉपुलेशन करीब 50% है जी। और वहां पे कहा जाता है कि वो पूरे अमेरिका में जो है बहुत बड़ा, दूसरा बड़ा शहर माना जाता है आबादी के लिहाज से जी। और वहां पे लोग टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं। और वहां पे 10 से 11% आपके अफ्रीकन अमेरिकन में, जिसको लोग ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक तो रेशियल टर्म है, ब्लैक बोलना नहीं चाहिए, अफ्रीकन अमेरिकन लोग रहते हैं जी। तो वहां पे 22,000 एकड़ में जो इमारतें थी वो तबाह हुई हैं। करीब मेरे ख्याल से 12,000 स्ट्रक्चर तबाह हुए जी। हाँ, 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएशन का ऑर्डर मिला वहां पे। और वहां पे 8 स्टेट, अमेरिका के 8 स्टेट इंक्लूडिंग मेक्सिको, वहां पे आग बुझाने के लिए मतलब मदद कर रहे हैं। तो ईरान का जो रेड क्रॉस है उसने भी ऑफर किया मदद के लिए। खुद अमेरिका का 84 एयरक्राफ्ट लगा हुआ है आग बुझाने में, 84 एयरक्राफ्ट जी। ठीक है, खुद आपके लॉस एंजलिस में जो 2,000 या 2,500 जो कर्मचारी हैं आपके फायर बुझाने वाले, वो लगे हुए हैं। उसके अलावा और भी लोग लगे हुए हैं। और जो तबाही हुई है उसका मेरे ख्याल से अभी जो एस्टिमेट आ रहा है वो मिनिमम $135 बिलियन है अभी जी। लेकिन चूंकि जो समुद्री किनारे पे है तो हवा इतनी ज्यादा वहां पे तेज है कि उससे आग बहुत दहक रही है जी। हाँ, तो हो सकता है कि किसी और एरिया में वो फैले। कुछ एरियाज में इन्होंने 20%, 11% कंट्रोल कर लिया है वहां पे, लेकिन काफी तबाही उसके लिए कुछ लोग जो है वो भाई कॉन्स्पिरेसी तो कुछ है नहीं, इसलिए कि आप अच्छा, वो एरिया ऐसा है कि वहां पे आप न्यू मैक्सिको जो है, इन्होंने मैक्सिको से कब्जा किया था 1860 में जी। जो अमेरिका का स्टेट है उसका नाम है न्यू मैक्सिको। मैं वहां गया भी हूँ जी जी। अच्छा, मैं भी बता दूं आपको कि लॉस एंजलिस में जो वहां के जो नेटिव लोग थे, जो मुकीम लोग थे वहां के ओरिजिनल जी जी, जिसपे पहला कब्जा हुआ स्पेन का, फिर बाद में अमेरिका का, तो अब उनकी जो तादाद है वो 0.7%। अच्छा। हाँ, तो ये सब सेटलर स्टेट है, टोटल कब्जे किए हुए स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया सेटलर स्टेट है, कनाडा है, अमेरिका है। काफी तबाही हुई है वहां पे। और हम तो खैर ये तो नेचुरल चीजें हैं, इसलिए कि अमेरिका में आप देखेंगे कि खुद अमेरिका का जो बॉर्डर है आपकी कनाडा से जी जी, ये 9,000 किलोमीटर लंबा है। डॉक्टर साहब, इसी से जोड़ लें क्योंकि हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा के हवाले से जो बयानात सामने आए, फिर साथ ही साथ ग्रीनलैंड और फिर पनामा कैनाल के हवाले से अलहदा प्रोग्राम भी जरूर इस पर करेंगे जी डॉक्टर साहब। अब इसमें आप देखेंगे कि जो बॉर्डर है आपके कनाडा का और अमेरिका का 9,000 किलोमीटर जी जी, और इसमें ज्यादातर जो एरिया है वो जंगलों से भरा हुआ है। हाँ हाँ, इसलिए कि वहाँ जंगल बहुत हैं। आपके न्यू मैक्सिको में आप देखें कि कुछ ऐसी जमीनें हैं जो बिल्कुल लगता है कि वहाँ पे कोई आबादी थी, खत्म हो गई। बहुत खूब बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे। आप देखेंगे फर्नीचर खूब मिलता है, अच्छा मिलता है आपके कनाडा में, अमेरिका में। उसी तरह आप देखेंगे कि यूरोप में जो अल्पाइन यूरोप है, अल्प यूरोप बोलते हैं कि जो स्विट्जरलैंड उसके सराउंडिंग में जो है इटली और फ्रांस और जर्मनी, उसको अल्पाइन यूरोप, उसमें ही बड़े बड़े आपके पहाड़ों में बड़े बड़े पेड़ हैं काफी सारा जी। तो
वहां पे आगे लगते हैं कागज, लेकिन जिस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहिए थी इसमें ये फेल कर गया। और ट्रंप ने ये कहा कि भाई ये जो है पूरी जिम्मेदारी दे दी वहां पे कैलिफोर्निया पे और लॉस एंजलिस अथॉरिटीज को। जी जी। हालांकि कमी इनकी रही। अगर यही आग इजराइल में लग जाती ना, जो आग लगी है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, यही आग अगर तेल अवीव में लग जाए तो पूरे अमेरिकन स्टेट वहां पे हाजिर हो जाए। जी हाँ। आग बुझाने के लिए। और जितने गल्फ में जो बड़े बड़े जो आपके हुक्मरान बैठे हुए हैं जी, वो अपना लुंगी और कुर्ता पहन के वहां पे पहुंच जाए। जी हाँ, आग बुझाने को। जी हाँ। समझ लेना। तो ये सब मतलब घर की फिक्र नहीं है और बाहर के लोगों की फिक्र है। कनाडा में आप देखेंगे, कनाडा का जो मामला हुआ कि भाई हम कनाडा को अपना एक 51 स्टेट बना ले। जी हाँ। ये तो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल गिमिक था। और आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ये डायलॉग देते हैं, जैसे फिल्मों में डायलॉग बोला जाता है, गब्बर सिंह का डायलॉग है। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि हर दिन जो आना जाना है लोगों का कनाडा और अमेरिका के बीच में, 4 लाख लोग डेली आते जाते हैं। जी। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रम्प जो है वो बिल्कुल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। जी। ट्रम्प जो है वो बिल्कुल बिजनेस, ट्रम्प का ये कहना है कि भाई हमें हर साल 200 से 250 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है कनाडा से, कनाडा के रिलेशन, मतलब कनाडा से हमारे जो ताल्लुकात में इसकी वजह से। क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि भाई हम बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं इनको, और इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है हमारा। जी। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये रहा है कि हम माल ज्यादा खरीद रहे हैं इनसे और बेच रहे हैं कम, तो डेफिसिट हो रहा है। जी। और सब्सिडी ये कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ईरान से हम पेट्रोल खरीदें जी, तो हो सकता है ईरान आज के डेट में हमें 20 या 25 रुपए पेट्रोल दे दे। जी। तो सब्सिडी बोलते हैं उसको भाई, जैसे किसानों को हमारी सरकार सब्सिडी देती है जी, कि चीज 1 रुपए की है, हमने उसको 50 पैसे में दे दिया। तो चूंकि आप जानते हैं कि कनाडा जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। जी हाँ। अमेरिका ने अलाउ नहीं किया अपने अलावा किसी को भी उस पूरे खित्ते में, साउथ में मैक्सिको है, अमेरिका के साउथ में मैक्सिको है जी, नॉर्थ में आपके कनाडा है, तो दोनों को ये अलाउ नहीं किया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। हालांकि कनाडा जो है वो सिविलियन न्यूक्लियर पावर है, मतलब न्यूक्लियर से वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करता है जी, लेकिन बॉम्ब नहीं है उसके पास, इसलिए वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी नहीं। तो सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में कनाडा जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पे। हाँ। और आप देखेंगे कि कनाडा में अगर आप देखें वर्ल्ड में ऑयल कहाँ है ज्यादातर, तो आपको इराक नजर आएगा, सऊदी अरब नजर आएगा जी, रशिया नजर आएगा। कनाडा में भी बहुत ज्यादा तेल है, रिसोर्सेस है। जी जी जी। हाँ, बहुत ऑयल रिजर्व बहुत अच्छा है इनके पास। जी जी। डॉक्टर साहब हमारे पास 1 मिनट है डॉक्टर साहब। जी जी। हाँ, तो कनाडा का जो ऑयल है, आपके गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और आपकी लकड़ी है, अल्युमिनियम जी जी, और लकड़ी लूमबर, ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये अमेरिका को। तो हमें लगता है कि ये अच्छा। दूसरी बात आप देखेंगे कनाडा में 15 साल से एक हुकूमत थी इनकी, लिबरल पार्टी की, जिसके वो ट्रूडो थे जी, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, रिजाइन कर दिया। लेकिन ट्रूडो अभी भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर है जब तक कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है वहां पे। पार्टी में कुछ चीजें थी, फिर ट्रम्प के खिलाफ लिबरल पार्टी के पास कोई अच्छा पैकेज नहीं था। जी जी। वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है कनाडा में, वहां पे भी जो है आपके मकान के रेंट बहुत बढ़ गए, इमिग्रेशन से काफी वहां पे लोग नाराज हैं। जी जी। तो ट्रूडो की जो पॉलिसी थी वहां से लोग जो है वो बहुत डिसैटिस्फाइड थे। ठीक। तो भाई ये सब चीजें हैं, आपका काफी वक्त यकीनन डॉक्टर साहब इस मौजू पर भी हम जरूर जो है आइंदा प्रोग्राम करेंगे, और मैं जरूर आपसे वक्त लूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यानी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और किस तरह के खदशात बने हुए हैं, इस पर जो है हम अलहदा जरूर प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।